नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर आज एक नई वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे थे आदिकालीन हिंदी साहित्य और आदिकालीन के अंदर हमने पढ़ा जो पीछे वीडियो था उसमें गद्य साहित्य है। आज हम पढ़ रहे हैं उसी का नेक्स्ट भाग पद्य साहित्य है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पद्य साहित्य के बारे में, संपूर्ण रचनाएं पद्य साहित्य के अंदर है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न भी बनते हैं और पूछे भी जाते हैं कि निम्न में से कौन सा आदिकालीन है साहित्य जो है या रचना है वो गद्य या पद्य की है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम उस आदिकालीन साहित्य के जितने भी पद्य संबंधित यानी जो काव्य है, आदिकाल के समय जो काव्य लिखा गया था उससे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पद्य साहित्य। लौकिक पद्य साहित्य। लौकिक पद्य साहित्य। लौकिक पद्य साहित्य के अंदर देखें तो हमारे सामने पहली रचना आती है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा रचना किन की है? तो ढोला मारूरा जो दूहा रचना है वो कलोल कवि की है और कुशललाभ भी नाम इनके अंदर मिलता है, क्योंकि कुशललाभ ने भी बाद में इसमें कुछ पद जोड़े थे। ठीक है, और ये 11वीं शताब्दी की रचना है। आधुनिक शोधों के अनुसार जो है इनका समय जो माना गया है ढोलो मारूरा दूहा का, वो 11वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, इस रचना के बारे में देखें तो यह रचना जो है वो सर्वप्रथम तो कलोल कवि ने रची थी और इसके बाद जो है वो कुशललाभ के द्वारा कुछ पद जोड़े गए थे, इसलिए कुशललाभ नाम भी मिलता है। लेकिन मूल रूप से ये कलोल कवि की है, कुशललाभ के कुछ पद बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, और इस जो रचना की भाषा की बात करें हम तो भाषा जो है वो डिंगल भाषा है। और इस रचना के अंदर प्रमुख पात्र देखें तो पात्र में नायक देखें तो नायक तो है राजकुमार ढोला, जो कि राजा नल का पुत्र है। और जो राजा नल है वो जयपुर के कछुआ वंश के शासक रहे हैं। कछुआ वंश जो हुआ है जयपुर के अंदर शासन करता था, वहाँ के राजा थे नल और उनके पुत्र थे ढोला। और इस रचना के अंदर जो नायिका है, नायिका का जो रोल है वो मारवणी का है। किसका है? मारवणी का है। मारवणी जो है वो पिंगल की पुत्री है और पिंगल जो है वो पुंगल के राजा थे। पुंगल कहाँ? वर्तमान में बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो इसमें नायक कौन है? ढोला, और नायिका कौन है? मारवणी। और एक इसमें आता है सहनायिका। सहनायिका जो है वो मालवणी है और नायिका कौन है? मारवणी। सॉरी, पहले मालवणी बोल दिया, मालवणी बोल दिया था क्या नायिका के अंदर? नायिका जो है वो मारवणी है, मारवणी। और जो सहनायिका है वो है मालवणी। इतना ही इसके अंदर अंतर है, ये भी आप देखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर नायक नायिका से संबंधित प्रश्न पीछे बने भी हैं और ये पूछते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो विवाह के समय देखें तो ढोला की आयु जो थी वो 3 वर्ष थी। ढोला की आयु कितनी थी? 3 वर्ष थी। और मारवणी की जो आयु है वो 1.5 वर्ष थी। मारवणी की आयु कितनी थी? 1.5 वर्ष थी। ये भी सत्य असत्य वाले प्रश्नों के अंदर पहले बन चुका है। इस रचना का जो है ढोला मारूरा दूहा रचना का जो है वो संपादन जो है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था 1934 में। और इनके पदों का जो संकलन है उसमें जो विभिन्न विद्वानों का योगदान रहा उनमें देखें तो नरोत्तम स्वामी हो गए, एक श्री राम सिंह हो गए और एक श्री सूर्यकरण पारिक हो गए। इन्होंने जो है वो इनके संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ढोला मारूरा दूहा के अंदर इनका जो मूल रूप मिलता है रचना का वो दोहों में मिलता है। किस में मिलता है? दोहों में इनका मूल रूप मिलता है। यह एक प्रेम गाथात्मक काव्य है। कैसा काव्य है? तो ये एक प्रेम गाथात्मक काव्य है। रस जो है वो इन दोहों के अंदर श्रृंगार रस से परिपूर्ण है और यही परंपरा आगे चलकर बिहारी के दोहों में मिलती है। यानी ढोला मारूरा दोहा के अंदर जो दोहों के अंदर जो श्रृंगारिक परंपरा चलती है ना, वो आगे चलकर बिहारी के दोहे में भी मिलती है। बिहारी के दोहों में यहीं से ली गई है। ठीक है, और अगर अंतर की बात करें तो अंतर देखें तो बिहारी की जो नायिका है ना, बिहारी की नायिका वो संयोग और वियोग में कलापक्ष प्रधान है, जबकि मारवणी के संयोग एवं वियोग में भावपक्ष की प्रधानता है। ये दोनों के अंदर अंतर है। बिहारी की जो नायिका है वहां पर कलापक्ष ज्यादा है,
कला पक्ष की प्रधानता यानी, और मारवणी के संयोग एवं वियोग में भाव पक्ष की प्रधानता है। ये चीज आपको याद रखनी है साथ में, ठीक है। इनके अलावा देखें तो इस रचना के भाव गांभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक मानने वाले विद्वानों में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। इस रचना के भाव गांभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक मानने वाले विद्वानों में कौन शामिल है या नहीं है, प्रश्न बने तो याद रखना इसमें है। एक तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन परंपरा आरंभ की, हम पढ़ते हैं ना गद्य के अंदर, जिन्होंने कवि रोड़ा, जिन्होंने राउलवेल लिखा, ने प्रेम वर्णन परंपरा आरंभ की, वह परंपरा जो है उसको इस रचना में एक नई दिशा मिलती है। और ये बात कौन कहते हैं, ये बात कहते हैं नगेंद्र जी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न बनते हैं भाई। कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन परंपरा आरंभ की, वह परंपरा जो है उसको इस रचना में एक नई दिशा मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं तो इसमें जो है वो नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना मिलती है, नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना हमें देखने को मिलती है ढोला मारूरा दोहा के अंदर। और इसके दोहे जो हैं वो हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच कड़ी माना है, कड़ी का काम करते हैं। और ये मानने वाले कौन है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ढोला मारूरा दोहा इस रचना के जो दोहे हैं वो हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच कड़ी माना है, कड़ी का काम करते हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ठीक है। एक इनका ये याद रखना प्रसिद्ध दोहा है, इनका ढोला मारूरा दोहे का प्रसिद्ध दोहा है, सोरठियो दुहो बलो भली मरवन री बात, जोबन छाई धन बली तारा छाई रात। ये इनका प्रसिद्ध दोहा है। और ये से दोहे या पंक्तियां प्रसिद्ध पूछी भी जाती है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। सोरठियो दुहो बलो भली मरवन री बात, जोबन छाई धन बली तारा छाई रात, ठीक है। तो ये आप याद रखना। एक जो है वो कुशल लाभ द्वारा लिखित एक है ढोला मारूरी चौपाई। अगर ऐसा नाम देकर रचना पूछे कि किसकी है ढोला मारूरी चौपाई, तो फिर याद रखना वो किसकी है, कुशल लाभ की है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये हमारा हो गया ढोला मारूरा दोहा रचना, ढोला मारूरा दोहा रचना, ठीक है। कलोल कवि व कुशल लाभ की थी, ये 11वीं शताब्दी की। इनका समय भी याद रखना, कौन सा कितना समय माना है, 11वीं शताब्दी माना है, जो कि आधुनिक शोधों के अनुसार है, ठीक है। आगे देखें तो रचना आती है बसंत विलास, जो कि 13वीं शताब्दी की है। और 13वीं शताब्दी की रचना है कि किसने माना इनका समय, जो माता प्रसाद गुप्त ने माना है। एक चीज याद रखना कि बसंत विलास का जो कवि है या लेखक है उसके बारे में ज्ञात नहीं है, यानी इनके कवि का नाम क्या है वह ज्ञात नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि इनके कवि का नाम अज्ञात है, मतलब जिसके बारे में ज्ञात नहीं है। तो रचनाकार अज्ञात है। इसकी भाषा जो है वो पिंगल है। और इसमें कुल दोहे देखें तो 84 दोहे हैं। कितने दोहे हैं, 84 दोहे हैं बसंत विलास के अंदर, ठीक है। बसंत और स्त्रियों पर, इसमें क्या है 84 दोहों के अंदर बसंत और स्त्रियों पर कामदेव के विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है, कामदेव के विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। यह जनेत्र फागु काव्य है। यह कैसा काव्य है, तो यह जनेत्र फागु काव्य है। इसका जो है वो सर्वप्रथम प्रकाशन देखें तो हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ 1952 में प्रथम प्रकाशन इनका देखने को मिलता है, हमें ये प्रकाशित होता है, ठीक है, बसंत विलास, ठीक है। प्रथम संपादक की बात करें तो प्रथम संपादक श्री केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव थे, ठीक है। इनके संपादन का आधार 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इन्होंने किया, ठीक है। प्रथम संपादक कौन, श्री केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव। और ये प्रश्न पीछे आ चुका है, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में आया था एक में, कि इनके संपादक के बारे में पूछा था, ठीक है। इस रचना ने राउलवेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया।
ये भी आप याद रखेंगे। रचना कौन सी है? वसंत विलास। और वसंत विलास ने जो है वो बात किसकी कह रहे हैं? राउलवेल की श्रृंगारिक भावना जो थी उनको चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया। किसने? वसंत विलास ने। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र ने इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है, ऐसा नगेंद्र कहते हैं। नगेंद्र कहते हैं कि जब इस काव्य को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसकी भाषा से पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। ये बात नगेंद्र कहते हैं। यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। ये बात कहते हैं माता प्रसाद गुप्त। क्या कहते हैं? कि यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ हैं, ऐसा कहने वाले माता प्रसाद गुप्त हैं। अब इनकी पंक्तियां मिलती है। इणी परी कोयली कुंजई, पुंजई युति मनोर, विधुर वियोगिनी धुंजई, कुंजई मायन किशोर। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो याद रख लेना, ठीक है। इनके बाद में देखते हैं हम जयचंद प्रकाश, जो कि भट्ट केदार की है और 12वीं शताब्दी की है। इसमें महाराजा जयचंद, जो कि कनौज के थे, महाराजा जयचंद के पराक्रम का वर्णन है। एक है जयमयंक जसचंद्रिका, ये मधुकर कवि की हैं और ये भी 12वीं शताब्दी की है। इसमें भी महाराजा जयचंद के पराक्रम का वर्णन है, ठीक है, इन दोनों रचनाओं के अंदर। ये दोनों रचनाएं जो है वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। और राठौड़ारी ख्यात, जो कि दयालदास सिंगायच द्वारा रचित हैं, राठौड़ारी ख्यात, उसमें इन दोनों रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। उसमें जो है वो इन दोनों रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। राठौड़ारी ख्यात ग्रंथ, ये जो राठौड़ारी ख्यात ग्रंथ है, ये बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है वर्तमान में। कहाँ है? तो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। कौन सा? राठौड़ारी ख्यात, ठीक है। राठौड़ारी ख्यात किसके द्वारा लिखित है? तो दयालदास सिंगायत द्वारा रचित है। इस चीज को भी याद रख लेना। फिर रचना आती है रणमल छंद। रणमल छंद की रचना किसने की? तो इनकी रचना जो है वो श्रीधर व्यास ने की। किसने की? श्रीधर व्यास ने की। और इनका जो समय है वो है 14वीं शताब्दी। इनका समय कितना है? 14वीं शताब्दी है। किसका? रणमल छंद का। वर्तमान में इसमें उपलब्ध छंद जो है वो 70 हैं। कितने छंद उपलब्ध है वर्तमान के अंदर? तो 70 छंद है वर्तमान में उपलब्ध हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा संपादित रास और रास अन्वयी काव्य में संकलित है ये 70 छंद, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। इसमें राजा रणमल, जो कि इडर के राठौड़ राजा थे, राजा रणमल की विजय का वर्णन है। सूबेदार जफर खां पाटन के विरुद्ध इन्होंने विजय प्राप्त की थी राजा रणमल ने, तो उनका जो है वर्णन है इस रचना के अंदर। किसमें? रणमल छंद के अंदर, ठीक है। आगे आते हैं कवि हमारे अमीर खुसरो कवि आते हैं। तो इनका अमीर खुसरो के बारे में देखें तो इनका जन्म 1255 ईस्वी में हुआ और इनकी निधन जो है वो 1324 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म पटियाला गांव जिला एटा में हुआ। इनका मूल नाम की बात करें तो मूल नाम अब्दुल हसन और कहीं कहीं लिखा मिलता है अबुल हसन भी है, ठीक है। इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं के अंदर देखते हैं हम खालिक बारी। सर्वप्रथम रचना में देखने को मिलती है खालिक बारी रचना जो है यह एक शब्दकोश है। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्द मिलते हैं और ये प्रश्न भी आ चुका है जिसमें आया था शायद एक तो हिंदी भाषा दिया हुआ था और एक इसमें से फारसी था शायद। ये दो नाम देकर इसमें से पूछे थे, क्योंकि आजकल कथन जो है वो एक रचना को लेकर उसके बारे में 4 बातें दे देते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन सा सत्य है या असत्य है, ठीक है। इस रचना को लिखने का उद्देश्य क्या था? खालिक बारी को लिखने का उद्देश्य पूछे तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान देना था। क्या करना था? भाषा ज्ञान देना था। इसलिए इस रचना की गई खालिक बारी की।
इनके द्वारा अमीर खुसरो के द्वारा पहेलियां और मुकरियां भी लिखी गई, पहेलियां और मुकरियां, और इनसे इनको अधिक प्रसिद्धि मिलती है। इनमें उक्ति व चित्र्य की प्रधानता है, ये भी आप याद रखेंगे, उक्ति व चित्र्य की प्रधानता है इनकी पहेली व मुकरियों के अंदर। एक रचना में देखने को मिलती है इनकी नुह सिपर, नुह सिपहर, और इसमें जो है वो भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन है। और ये आप याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है कि भारतीय बोलियों का जिक्र किस रचना में है, अमीर खुसरो किस रचना में है, तो वो हो जाएगा फिर नुह सिपहर में। इनके अलावा इनकी रचना देखें तो दो सुकना हो गई, गजल हो गई, इनके द्वारा गजल लिखी गई है, हालात एक कन्हैया हो गई, आवाज है खुसरवी हो गई, जो कि संगीत संबंधित है ग्रंथ है, आवाज है खुसरवी, नजरान है हिंद हो गई। ठीक है, अब अमीर खुसरो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर देखें तो ये अलाउद्दीन जो खिलजी है उनके राजकवि थे। किनके थे? अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि थे ये। इनकी उपाधियां जो है वो खुसरो सुकन जो उपाधि है वो विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई थी। इनको तुर्क ए अल्लाह भी कहा जाता है, इनको तोता ए हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती अलाउद्दीन खिलजी ने ही इनको ये उपाधि दी थी, तोता ए हिंद की। महाकवियों या कवियों में राजकुमार जो है वो कहा गया इनको ये ईश्वरी प्रसाद द्वारा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा इनको क्या कहा गया? कवियों में राजकुमार। ठीक है, ये इनकी उपाधियां याद रखना। अमीर खुसरो से लगभग प्रश्न बनता ही है हर एग्जाम के अंदर जहां साहित्य लगता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो। अवधि का भी प्रथम कवि माना है इनको, किसने? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि भी कहा है और खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। इनके गुरु जो थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे, जिन्होंने अपने शासनकाल के अंदर 7 राजाओं का शासन देखा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि हैं कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि है, क्योंकि उन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी है, इसलिए। हिंदू इस्लामिक समन्वित संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं ये, यानी हिंदू और इस्लामिक जो संस्कृति है उनको समन्वित करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने की जो परंपरा है, जो प्रारंभ है, वो भी अमीर खुसरो ने ही शुरू किया था। किस किस को? ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का प्रारंभ भी इन्होंने ही किया था। अब देखें आगे, तो अमीर खुसरो के द्वारा 11 राजाओं का सिंहासन देखा, दिल्ली सिंहासन पर 11 राजाओं का शासन देखा है। किसने? अमीर खुसरो ने। ठीक है, इनकी रचनाओं का संकलन देखें तो इनकी रचनाओं का संकलन जो है वो 2 संकलन में देखने को मिलता है। जो प्रथम संकलन है वह मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से जवाहरे खुसरवी नाम से करवाया था। जवाहरे खुसरवी नाम से 1918 में करवाया था, और करवाया किसने था? मौलाना रशीद अहमद के द्वारा। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे भाई। सेकेंड संकलन जो आता है, द्वितीय संकलन जो है वो ब्रजरतन दास ने, किसने? ब्रजरतन दास ने 1922 में खुसरो की हिंदी कविता के नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी से करवाया था। खुसरो की हिंदी कविता नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इनके 2 संकलन हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे देखें हम, तो इसमें प्रोफेसर आजाद, ये एक नोट लगा कर हैं, इसमें देखें प्रोफेसर आजाद को भ्रम हुआ। क्या भ्रम हुआ? कि खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू रूप को देखकर कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी। और ये भ्रम किसको होता है? प्रोफेसर आजाद को होता है कि खड़ी बोली निकल पड़ी। इनकी भाषा इन्होंने जो प्रयुक्त की अपने दोहों और गीतों के अंदर, अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू रूप को देखकर, ये
भ्रम होता है प्रोफेसर आजाद को। ठीक है। इनके बाद में देखें तो अमीर खुसरो जो है वो कुछ चीज़ों के जन्मदाता माने जाते हैं। किन किन के ये जन्मदाता थे, तो उसमें देखें तो कव्वाली हो गया, तराना गायन शैली हो गया, ये गायन की एक शैली होती है तराना, उनके भी ये जन्मदाता माने जाते हैं। एक सितार वाद्य यंत्र जो होता है उनके भी जन्मदाता अमीर खुसरो माने जाते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत को जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये बात कहते हैं खुसरो। क्या बात कही है। खुसरो का प्रधान लक्ष्य जनता का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी प्रदान करना था। ये बात कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल मनोरंजन ही लिखा। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने मनोरंजन भी किया, लेकिन उन्होंने सामाजिक शिक्षा भी प्रदान करने का कार्य किया। ठीक है। अमीर खुसरो ने, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति हमें देखने को मिलती है, जिहाल मिस्किन मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। और ये किस भाषा में है, तो ये रेखता भाषा में लिखी पंक्तियाँ इनकी मिलती है हमें। ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखना, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, जिहाल मिस्किन मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। ठीक है। इनके बाद में इनके जब गुरु थे ना, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इन्होंने उनकी मृत्यु पर एक दोहा लिखा, क्या कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने रेन बहू चहु देश। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश। ठीक है। ये दुआ है अमीर खुसरो का, और अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने लिखा था। ठीक है। आगे आते हैं विद्यापति। आगे कभी आते हैं विद्यापति। विद्यापति के बारे में देखें तो एनसीईआरटी के अनुसार इनका जो जन्म है वो 1380 से 1460 ईस्वी तक इनका काल रहा। और ये जो है विस्पी इनका गांव था जहां पर जन्म हुआ, जिला दरभंगा बिहार के अंदर विद्यापति का। अब कुछ विद्वान जो है वो इनका समय अलग मानते हैं। वैसे तो 1380 से कीर्तिलता का रचना काल यानी समय भी माना जाता है, तो फिर समय और जन्म एक साथ कैसे हुआ। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है वो 1380 से 1460 ईस्वी में देखने को मिलता है। वैसे देखें तो फिर अलग विद्वान अलग अलग भी मानते हैं। इनके रचनाओं की बात करें तो सर्वप्रथम रचना आती है पदावली। सर्वप्रथम रचना आती है पदावली। पदावली के अंदर हम देखें तो इन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। पदावली के जो पद हैं, उन पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। और ये किसने कहा है, तो ये निराला ने निराली ही बात कही है। क्या बात कही है कि पदावली के जो पद हैं वो तो मादकता, उनकी मादकता जो है उन मादकताओं को नागिन की लहर कहा है। क्या बात है निराला जी ने ये बातें कही है। ठीक है। इनके जो श्रृंगार भक्तिप्रक मुक्त रचना है इनकी, ये पदावली कैसी रचना है, श्रृंगार भक्तिप्रक मुक्त रचना इनकी है। आगे देखें इसमें तो देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है, और इसलिए हिंदी के प्रथम कवि भी विद्यापति है, ऐसी बात कहते हैं बच्चन सिंह। मैं हूँ विद्यापति को प्रथम कवि मानने वाले बच्चन सिंह है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और पदावली इनकी जो रचना है इनके बारे में कहा गया है कि ये देश भाषा में लिखी गई पहली रचना है। और ये किसने कहा है, तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कहा जाता है कि पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित है। गीत गोविंद, जो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, उनके अनुकरण करके ही लिखी गई है। ठीक है। इसलिए इनको अभिनव जयदेव कहा है। ठीक है। आगे देखते हैं इनकी रचना कीर्तिलता जो है वो कीर्ति सिंह
तिरहुत के राजा थे कीर्ति सिंह, उनकी वीरता व उदारता का वर्णन इसमें दिया गया है। किसमें? कीर्तिलता के अंदर। कीर्तिलता जो है वो उसमें जौनपुर राज्य की रोचकता का वर्णन है। कौन से राज्य की? जौनपुर के राज्य की। एक याद रखना, कीर्तिलता की भाषा जो है वो अवहट है। कीर्तिलता की भी है और कीर्ति पताका की भाषा भी अवहट ही है। कीर्ति पताका की भी, ठीक है। इन दोनों की भाषा जो है वो अवहट ही है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। और पदावली जो है इनकी लिखित, विद्यापति की पदावली, उनकी भाषा कौन सी है? तो उनकी मैथिली है। यह रचना जो है कीर्तिलता वो 4 पल्लवों में है। कितने पल्लवों में है? 4 पल्लवों में है। और एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को, कीर्तिलता को भ्रंग भृंगी संवाद कहा है। क्या कहा है? भ्रंग भृंगी संवाद। किस रचना को कहा है? तो ये कहा है कीर्तिलता की, कीर्तिलता को, ठीक है। स्वयं कवि जो है खुद विद्यापति ने इस रचना को क्या कहा? कहानी, कहानी कहा है, कहानी, ठीक है। इस पुस्तक की नकल प्राप्त कहाँ से हमें मिलती है? तो नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से इसकी नकल प्राप्त की थी। और ये किसने कार्य किया था? ये तो ये हरप्रसाद शास्त्री ने ये कार्य किया था, ठीक है। इन्होंने जो है वो नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से इस रचना की नकल प्राप्त की थी, क्योंकि वो वहाँ पर ये फिलहाल है इसलिए। फिर आती है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका की जो भाषा है वो अवहट है और इसके अंदर भी तिरहुत के राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता आदि का वर्णन मिलता है, ठीक है। कौन सी रचना के अंदर? कीर्ति पताका के अंदर शिव सिंह की वीरता, उदारता आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये शिव सिंह के जो थे वो राज्य कवि भी थे। इनकी अलग रचनाओं की बात करें तो इनमें पुरुष परीक्षा भी है, पुरुष परीक्षा है, भूपरिक्रमा है, विभाग सार है, सेव सर्वस्व सार है। ये इनकी अलग रचनाएं हैं। अब इनके बारे में और देखें तो ये दरबारी कवि थे। दरबारी कवि किनके थे? तो ये दरबारी कवि जो हैं वो शिव सिंह के थे। किनके दरबारी कवि थे? शिव सिंह के थे। इनके गुरु का नाम देखें तो पंडित हरि मिश्र था। क्या नाम था गुरु का? पंडित हरि मिश्र था। इनके पिता का नाम देखें तो गणपति ठाकुर था। क्या नाम था? गणपति ठाकुर था। और ये उच्च कोटि के संस्कृत विद्वान थे। कौन थे? तो गणपति ठाकुर थे। सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि भी इनको कहा है। किसने कहा है? तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। क्या कहा है? सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि माना। किसने? ग्रियर्सन ने। जातीय कवि भी इनको कहा है। जातीय कवि ये कहा है बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। किसको कहा है? विद्यापति को कहा है। श्रृंगारी के रस के सिद्ध वाक कवि, श्रृंगारी रस के सिद्ध वाक कवि भी इनको कहा। ये किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वह भी विद्यापति को ही दिया जाता है। यानी विद्यापति ने ही श्री कृष्ण को जो है वो हिंदी के अंदर सर्वप्रथम काव्य का विषय बनाया, विद्यापति ने। ये शैव मतानुयायी थे। कैसे थे ये? तो शैव मतानुयायी थे। ये भी चीज़ आप याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी उपाधियां। तो इनके जो समय, इनके समकालीन जो साहित्यकार, इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकारों ने उन्होंने अलग अलग इनको उपाधियां दी थी। कुल 16 उपाधियां इनको प्रदान की गई थी उस समय। इनमें देखें तो अभिनव, इनकी उपाधि देखें तो अभिनव 10 विधान, अभिनव 10 विधान, नव कवि शेखर, कंठहार, कवि, कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, सुकवि, महाराज पंडित, राज पंडित, कवि रतन, कवि कंठहार, कविवर, सुकवि कंठहार, कवि रंजन। ये इनकी 16 उपाधियां हैं जो कि इन्हें विभिन्न इतिहासकारों या विद्वानों के द्वारा दी गई थी, ठीक है। किसको? विद्यापति को। ये चीज़ भी आप याद रखना।
विद्यापति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनको अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग माना गया है भी ये किस तरीके के कवि थे। कुछ कहते हैं कि ये शृंगारिक कवि थे, कुछ कहते हैं रहस्यवादी थे, तो कुछ विद्वान इनको भगत कवि भी मानते हैं। अब देखें सर्वप्रथम शृंगारिक कवि मानने वालों के अंदर तो एक और नाम आता है हमारे सामने, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, सुभद्रा झा, हरप्रसाद शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये इनको शृंगारिक कवि मानते हैं। रहस्यवादी कवि मानने वालों में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ, जनार्दन मिश्र, ये जो हैं वो इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। ठीक है, इनके बाद देखें भगत कवि मानने वालों में देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, नलिन विलोचन शर्मा, ये जो विद्वान हैं वे इनको भगत कवि मानते हैं। भगत कवि, रहस्यवादी कवि और शृंगारिक कवि, ये भी आप याद रखना, तीनों में इनको 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। ठीक है, कुछ शृंगारिक मानते हैं, कुछ रहस्यवादी मानते हैं और कुछ भगत कवि मानते हैं। विद्यापति के प्रेम वर्णन में न तो मनोवैज्ञानिकता का अभाव है और न ही सामाजिक अस्वस्थता का प्रतीत माना जाता है। यानी ठीक है, इनको न तो मनोवैज्ञानिकता भी है, मनोवैज्ञानिकता उनका भी अभाव नहीं है इसके अंदर, और न ही इनके अंदर सामाजिक अस्वस्थता का प्रतीत इनको माना जाता है। ये बात नगेंद्र कहते हैं। ठीक है, फिर आचार्य रामसुंदर शुक्ल कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है भाई कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदावली पदों को भी। ये बात कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। एक इनका प्रसिद्ध पद देखें, प्रसिद्ध पद तो है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तसन जपो अवहट्टा। ठीक है, ये इनका प्रसिद्ध पद है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने इस क्लास में देखा कि आदिकालीन जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी पद्य साहित्य से संबंधित वो हमने सभी देख ली, और इस एक वीडियो के अंदर ही हमने पद्य साहित्य अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आदिकालीन से संबंधित। अब आदिकाल से संबंधित एक वीडियो जो आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर जितनी इस आदिकालीन कोई और रचनाएं बच गई है जो महत्वपूर्ण है वो हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।